कहते हैं जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मानव रोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डिजीजेस। ये बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मानव रोग से संबंधित सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव रोग किन किन कारणों से होता है। उसमें है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हम इस वीडियो में मानव रोग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने टॉप 50 सवालों को लिया है। इसमें वो सारे सवालों को कवर किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उसके साथ ही वो सवालों को भी शामिल किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो के एक भी लाइन को आप मिस ना करें और वीडियो को स्किप करके ना देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो पहले हम समझते हैं जीवाणु क्या है। बैक्टीरिया को ही हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। जीवाणु वास्तव में सबसे सरल और छोटा सूक्ष्म जीव है जो कि एक कोशिकीय होता है, यानी जिसमें जो यूनिसेल्युलर होता है और जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हालांकि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिसे खुले आंखों से भी देखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं ये बैक्टीरिया। तो ये पाया जाता है जल में, थल में यानी कि लैंड पर, वायु में, जीवित और जितने भी मृत जंतु और पौधे होते हैं, यानी ये केवल जंतुओं में ही नहीं बल्कि पौधों में भी वास करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में है हैजा, जिसे कॉलेरा कहते हैं आप इंग्लिश में, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, कुकर खांसी, प्लेग, डायरिया, टाइफाइड, टेटनस, लिप्रोसी। तो ये सारे नाम को आप जरूर याद रखें क्योंकि सवाल यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं कि हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या फिर इस तरीके से इन सारे सवालों को पूछा जाता है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं इससे संबंधित अन्य सवालों को। पहला सवाल है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए कौन सी दवाइयाँ होती हैं। तो इसके लिए सल्फा दवाइयाँ होती हैं जिसकी खोज की गई थी सबसे पहले 1932 में, जिसका नाम है प्रोंटोसिल। और दूसरा है सिबोजोल, यानी कि सल्फा दवाइयों में बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से निजात पाने के लिए जिस पहली दवा की खोज की गई वो थी प्रोंटोसिल, जिसे खोजा गया था 1932 में। अगला सवाल है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग के परीक्षण हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये किया जाता है मेटॉक्स का परीक्षण। अगला सवाल है किस जीवाणु के कारण फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये है सेल्मोनेला बेसिलाई। फूड पॉइजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कभी भी बाहर में अगर आप कुछ खा लेते हैं और आप देखेंगे कि आपको वोमिट हो जा रहा है, पेट खराब हो जा रहा है, ये लक्षण होते हैं फूड पॉइजनिंग के। और ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो बाहर के गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर बाहर का कोई ऐसा चीज़ जो ढका हुआ नहीं है, जिसमें हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में फूड पॉइजनिंग होने का बहुत चांसेस होता है। तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो वो है सेल्मोनेला बेसिलाई। अगला सवाल है
डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थेरिया, कुकर खांसी और टेटनस के लिए। देखते होंगे कि जब बच्चों का वैक्सीनेशन होता है तो 5 साल के अंदर ही इन सारे टीकों को लगवाया जाता है। अगला सवाल है, टेटनस नामक रोग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो है लॉक जॉ। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि लॉक जॉ किसके कारण होता है, यानी जीवाणु से होता है या वायरस से होता है, तो जब आप इसका अन्य नाम नहीं जानेंगे तो आप तो इसका सवाल का जवाब जानते हुए भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, टेटनस का एक अन्य नाम भी है जो कि है लॉक जॉ, और इसे इसे हिंदी में कहा जाता है धनुष टंकार। धनुष टंकार का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति टेटनस नामक रोग से पीड़ित होता है उसका शरीर अकड़ कर धनुष के आकार का हो जाता है, और ये बहुत ही घातक रोग है और बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। अगला सवाल देखते हैं, प्लेग किसके काटने से होता है? तो प्लेग चूहों के काटने से होता है। और सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि प्लेग किस के वजह से होता है? तो बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। अगला सवाल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किस एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? तो वो है क्लोरमफेनिकोल। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के तुरंत बाद ही लगाना चाहिए, या तो 24 आवर्स के अंदर। अगला सवाल है कि जन्म के कितने माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने का फायदा नहीं होता? तो 12 माह के बाद। अगर किसी भी नवजात बच्चे को 12 माह के अंदर बीसीजी का टीका नहीं लगता तो उसके बाद लगाने से उसे कोई भी फायदा नहीं होता। अब देखते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने। अगला सवाल है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से किसी भी व्यक्ति का फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा बहुत ही कमजोर हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को टीबी होता है उसे हमेशा खांसी होगा, उसे हमेशा अस्थमा की शिकायत रहेगी। तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं। अगला सवाल है कि टाइफाइड एंड कॉलरा किस बैक्टीरिया से होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये होता है ब्रेबियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से। यहाँ मैं एक चीज बता देती हूँ कि जनरल साइंस में नॉर्मली आपसे ये पूछा जाएगा कि टाइफाइड एंड कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या फंगस से। इस तरीके से आपसे सवाल जनरली पूछे जाते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे बहुत ही ज़्यादा डीप में पूछेगा तो वो आपसे ये सवाल पूछ देगा कि टाइफाइड कॉलरा किस बैक्टीरिया से, वो उस बैक्टीरिया का नाम पूछ देगा। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाना है, तभी आप बाकी स्टूडेंट से अलग खुद को प्रूव कर पाओगे। तो टाइफाइड एंड कॉलरा होता है ब्रेबियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से। अब टाइफाइड और कॉलरा किसके द्वारा होता है? तो ये एक जल जनित रोग है, यानी दूषित जल का सेवन जो लोग भी करते हैं उन्हें टाइफाइड एंड कॉलरा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और टाइफाइड एंड कॉलरा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है शरीर के आंतों को। तो ये तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब बैक्टीरिया से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे उसे मैंने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं विषाणु यानी कि वायरस, इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं। लेकिन उसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि विषाणु या वायरस क्या होता है। तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन शब्द वायरस से। विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। विषाणु क्या है ये समझते हैं। तो विषाणु जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं, यानी विषाणु का एक इंडिविजुअल के तौर पे अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। वो जब किसी जीवित कोशिका में जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या पेड़ पौधा या फिर जानवर, तभी वो अपनी वंश वृद्धि करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, तब वो एक्टिव हो जाते हैं। अब किस किस जगह पे वो जाकर एक्टिव होता है, तो किसी भी जानवर में, पौधा में, फंगस में जाकर भी वो वायरस एक्टिव होता है, बैक्टीरिया में जाकर भी एक्टिव हो जाता है, और मनुष्य आदि को संक्रमित कर सकता है। तो वायरस से होने वाले डिजीजेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो वायरस क्या होता है। तो प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस जो है, मान लीजिए कि ये एक वायरस है, ये जो आउटर साइड है ये प्रोटीन होता है, ये है प्रोटीन, और उससे घिरा हुआ ये न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर में होता है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो इस न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आता है डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से वायरस से होने वाले रोगों का उन्मूलन हो चुका है। तो अब तक स्वतंत्रता के बाद कुल 3 ऐसे रोग हैं वायरस से होने वाले जिनका उन्मूलन हो चुका है। तो इसमें है 3 रोग। पहला तो है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, दूसरा है गिनी वर्म रोग, और तीसरा है पोलियो। चेचक का उन्मूलन हुआ है वर्ष 1977 में, गिनी वर्म रोग 2000 में, और पोलियो का उन्मूलन 2014 में। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कैसे जाना जाता है कि इस बीमारी का उन्मूलन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बीमारी हो, वो जब 3 साल तक अगर उस देश में नहीं देखा जाता, एक भी केस नहीं पाया जाता, तो उस इसे घोषित कौन करता है। तो WHO के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु से या वायरस से होने वाले रोगों में है एड्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, चेचक, जापानी इंसेफेलाइटिस, मीजल्स, कोरोना वायरस और डेंगू। ये सभी रोग विषाणु से होने वाले रोग हैं, और ये सभी ही बहुत ही घातक रोग हैं। इसमें से कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। वायरस से होने वाले डिजीजेस में सबसे पहले हम देखते हैं पोलियो के बारे में। तो पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी सर्वप्रथम किसने। जोनास साल्क ने। किस वर्ष में। वर्ष 1952 में। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है 18वें सवाल में कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी। तो अल्बर्ट सेबिन ने। यानी कि अभी आप देखते होंगे ना, 2 बूंद जिंदगी के, ये आप देखते होंगे। पहला पूछा जाए तो जोनास साल्क, और ओरल पोलियो वैक्सीन पूछा जाए तो अल्बर्ट सेबिन। अब देखते हैं कि पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पोलियो प्रभावित करता है हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर काम करता है, पूरा शरीर वर्क करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, ये है CNS। CNS का भी मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल।
तो ये मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपका नर्वस सिस्टम भी दिया हो, ये भी हो सकता है कि CNS भी दिया हो, तो इसीलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन आपको दे दिया है। नेक्स्ट सवाल है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित जल और भोजन से शरीर में पोलियो का वायरस प्रवेश करता है। अब वायरस से होने वाला अगला डिजीज है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV, जो कि HIV के वजह से होता है एड्स, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हर साल 1 दिसंबर को। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देख लेते हैं जो कि सीधे तौर पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। HIV वायरस की खोज किसने की थी? तो की थी लुक मॉन्टेगनर ने, जो कि फ्रांस के एक वायरोलॉजिस्ट थे। वायरोलॉजिस्ट जो कि वायरस से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं, उसे वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, एड्स विषाणु, एड्स वायरस में क्या होता है? तो इसमें होता है RNA प्लस प्रोटीन। एड्स रोग के कारण व्यक्ति की मौत कैसे होती है? तो ब्लड में टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट जो है वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक नाम है, जिसके कारण बॉडी में WBC नष्ट हो जाता है। तो WBC नष्ट होने से मौत कैसे हो जाती है? तो WBC हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी जिसके भी बॉडी में WBC नष्ट होने लगता है उसे रोगों से लड़ने की शक्ति उसकी बहुत ही कम होती जाती है, जिसके वजह से वो व्यक्ति अनेक प्रकार के बीमारियों से संक्रमित हो जाता है और फाइनली बीमारियों से रोगों से ना लड़ पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ही घातक रोग है। एड्स की पहचान कैसे होती है? इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए परीक्षण किया जाता है एलिसा का। एलिसा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स से क्या प्रभावित होता है? तो हमने देख लिया WBC, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। अगला सवाल है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो वो है जिडोवुडिन। एड्स से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सवाल थे उसमें इसे कवर कर लिया गया। इससे बाहर आपका एड्स से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस किस विषाणु, किस वायरस के वजह से होता है? तो ये है एंसेफेलाइटिस विषाणु के कारण होता है। ये बेसिकली सुअर और जंगली चिड़िया होते हैं, वो इसके वाहक होते हैं। अगला सवाल है, निपाह वायरस। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है वो बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में संचारित होता है। तो ये जूनोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगला है, निपाह वायरस का प्रकोप वर्ष 2018 में केरल में हुआ था, जिसके बाद से ये निपाह वायरस में आया था। वायरस से होने वाले कुछ और अन्य डिजीजेस भी हैं जो कि पशुओं में होता है, वो है बर्ड फ्लू विषाणु। आप काफी बार आपने देखा होगा कि हमें चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बर्ड फ्लू हो गया है। तो उसका क्या कारण है, किस विषाणु के कारण चिकन में बर्ड फ्लू होता है? तो वो है H5N1। नेक्स्ट है, जानवरों में फूट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण? तो वो भी विषाणु और वायरस के कारण ही होता है। वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसमें एक बीमारी ऐसी भी है जिसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता। वो कौन सी बीमारी है? वो है मीजल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं खसरा। ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है जो कि मुख्यतः प्रभावित करती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, इसीलिए वैक्सीनेशन में मीजल्स का वैक्सीन भी करवाया जाता है। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसा महामारी था जिसके बारे में शायद मैं यहाँ ना भी बताऊं तो आप सब मैक्सिमम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में पता है। लेकिन
यहाँ मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया है जो आपको शायद ना पता हो। मानव में कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहली बार, काफ़ी लोगों को तो ये लगता है कि 2019 में ही कोरोना वायरस पहली बार आया था या देखा गया था, लेकिन नहीं। कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले वर्ष 1960 में ही हुई थी, लेकिन इसका पहला मामला जो है वो वर्ष 2019 में देखा गया था। कहाँ पे? तो वुहान के हुबेई प्रांत में, जो कि चीन में है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। कोरोना वायरस बेसिकली क्या है, क्या प्रभावित करता है ये हमारे बॉडी में? तो इसमें दो टर्म है, MERS मोस, SARS सार्स। MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। आपने जब कोविड आया था तो आपने ये देखा होगा कि काफ़ी लोग सांस की दिक्कत के वजह से जिनकी मौत हो जा रही थी। तो उसी से संबंधित ये टर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें लोगों के बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरा है SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। इससे प्रभावित अंग क्या होते हैं? लीवर में सूजन और जलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जाता है कि लीवर से कौन सा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज किसके द्वारा होता है? वायरस के वजह से होता है। रेबीज जैसे कि आप जानते होंगे कि कुत्ते के काटने से होता है। हेपेटाइटिस वायरस का उद्भवन काल होता है 30 से 80 दिन, यानी ये जो वायरस है ये 30 से 80 दिन के बीच में बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। अगला है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये किस विषाणु से होता है? तो ये होता है वेरियोला नामक विषाणु से। इम्पोर्टेंट है। और ये अत्यंत संक्रामक रोग होता है। तो ये रोगी के स्किन, थूक, वायु, कपड़े इत्यादि से फैलता है। स्मॉल पॉक्स, जिसे गांवों में जहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है वहाँ पे आप सुनते होंगे कि माता आई है, तो उसी को ये स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, जो कि स्किन, थूक, वायु, कपड़े इत्यादि से फैलता है। इसीलिए इससे जो संक्रमित लोग होते हैं उन्हें एक अलग कमरे में रखा जाता है, उसके पास कोई जाता नहीं है। यही इसका कारण है। चेचक से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। हमारे बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बहुत सारे दाने के दाग तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ दाने हमेशा के लिए निशान के रूप में रह जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो वर्ष 1980 में चेचक का उन्मूलन हुआ, डब्ल्यूएचओ के द्वारा जिसे घोषित किया गया। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ट्रिपल स्टार मार्क, 5 स्टार मार्क क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की आविष्कार की थी, उन्हीं को इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो वायरस से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज थे उसे हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फंगस, जिसे हिंदी में कवक, फफूंद कहते हैं। इससे होने वाले कौन कौन से डिजीजेस हैं? तो ये जो 33वां सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक से होने वाले रोगों में है दमा, गंजापन, दाद खाज, त्वचा का प्रदाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस, और एथलीट फूट। ये सभी सीधे तौर पे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। इस तरह से पूछा जाएगा कि एथलीट फूट बीमारी किसके वजह से होता है? तो ऑप्शन में आपका फंगस होगा, फंगस। अब यहाँ पर वायरस वाला एक और डिजीज जो है, ये वाला इधर छूट गया था, ये डेंगू है। डेंगू का देख लेते हैं। डेंगू वायरस से होने वाला एक डिजीज है, जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऐसे मच्छर होते हैं जो डेंगू को अ, फैलाते हैं। इसमें है मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस, एडीज अल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी।
ये जो तीनों नाम है ना, ये नॉर्मली बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर का जब दिमाग खराब होता है और वो आपको परेशान करना चाहता है, तो वो सवालों में कुछ इस तरह के सवाल को भी डाल सकता है। तो आप खुद को हर सिचुएशंस के लिए रेडी रखें। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अब हम वापस से देख रहे हैं ये फंगस से संबंधित प्रश्न। वहाँ बीच में वायरस का एक प्रश्न छूट गया था, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो 35th क्वेश्चन है, एथलीट फूड बीमारी किस कवक से होता है? ये भी जब टफ लेवल में जाके एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा, अदरवाइज जनरली ये पूछा जाता है कि एथलीट फूड बीमारी किससे होता है। यहाँ पे देखिए एथलीट फूड बीमारी के बारे में कि ये फफूंद से होता है, यानी फंगस से होता है, जो कि त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। बहुत से लोगों के पैरों में आप देखते होंगे कि जो फिंगर्स के बीच में वो स्किन को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, एफ्लाटॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ से क्या होता है? तो ये एक कैंसर कारक होता है, जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। किसका? तो यकृत कैंसर, जिसे इंग्लिश में आप लीवर कहते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन से लीवर कैंसर उत्पन्न होता है। अब एफ्लाटॉक्सिन से क्यों होता है उत्पन्न? क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन में होते हैं दो ऐसे कवक, दो ऐसे फंगस जो कि कैंसर को उत्पन्न करते हैं। इसमें पहला नाम एस्पार्जिलस और दूसरा पेनिस। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो इसमें है मलेरिया, गोल कृमि या फिर निमिटोड, और तीसरा है निंद्रा रोग। प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु होता है। चलिए, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी जो कि है मलेरिया। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है? प्लीहा या फिर तिल्ली। तो ये तो आपने जान लिया कि मलेरिया प्रोटोजोआ जंतु से होता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोटोजोआ जंतु से होता है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ जंतु से, जिसका वाहक जो है वो कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, और जो कि किस प्रोटोजोआ से होता है? तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ जंतु से होता है। अगला सवाल देखते हैं कि वो वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो इसकी खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। इम्पोर्टेंट नाम है। और इसकी खोज के लिए इन्हें वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक जंतु है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं, जिसमें है पी मिलेरी, पी वाइवेक्स, पी फेल्सीपेरम एंड पी ओवेल। ये बहुत ही टफ लेवल के सवाल जब एग्जामिनर पूछेगा ना, तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसे शामिल कर लिया। अगर आपके पास पर्याप्त समय हो तो इन चारों का नाम भी आप एक बार देख कर जाएं एग्जाम में। अगला सवाल है, मलेरिया में इलाज होने वाला क्लोरोक्विन को किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग में लाने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दवा है, जो कि है क्लोरोक्विन। ये सवाल भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसे एक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है सिंकोना। तो ये दोनों ही नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मलेरिया से संबंधित है। क्लोरोक्विन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा है जो कि मलेरिया में यूज होता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और दवा है, जो कि है एटाब्रिन और कामाक्विन। तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब सवाल कुछ ऐसा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा मलेरिया में उपयोग नहीं होता। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ सवाल जो होता है ना किसी भी एग्जाम में, वो यही होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। तो ये जब सवाल आए तो वहाँ पे आपका बाकी के 2 नाम भी पता होना जरूरी है। तो इसीलिए ये दोनों नाम भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल है, गोल कृमि यानी निमीटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया है। और इसे फैलाने का काम कौन करता है? तो मादा क्यूलेक्स करता है। फाइलेरिया में सूजन हो जाता है।
अगला सवाल हम देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है किसके वजह से? पैसोनोमा के वजह से, और इसका वाहक होता है सीसी मक्खी ग्लोसिना। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मानव रोग से। इस टॉपिक से इससे बाहर तो नहीं आने वाला। 99% चांस है कि सवाल इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने इजी से इजी और टफ से टफ लेवल के सवालों को इसमें शामिल किया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर फ्यूचर में नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।